हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं प्लियोट्रॉपी के बारे में। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रखा है प्लियोट्रॉपी को, और प्लियोट्रॉपी में कौन कौन सा एग्जांपल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लियोट्रॉपी का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वैसे तो प्लियोट्रॉपी का एक बार एग्जांपल है जिसे हम लोग बोलेंगे फिनाइल केटोन यूरिया, ठीक है। पीकेयू जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ठीक है, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया है क्या, ये किस टाइप की डिजीज है और इसमें किस तरह का इफेक्ट आता है, जैसे हम लोग प्लियोट्रॉपी में काउंट क्यों करते हैं, इसमें कौन कौन से मल्टीपल फिनोटाइप आते हैं, इसी को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया है, ये एक तरह की डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये जो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे जीन प्रेजेंट होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उसमें जो अल्फा चेन है तो बीटा चेन प्रेजेंट, ठीक है। अब हम लोग अल्फा और बीटा चेन की बात करें तो जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है वो बीटा चेन का जीन प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे है जो अल्फा चेन का जीन प्रेजेंट, ठीक है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो मान लीजिए मैं बात करूं नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा चेन, ठीक है। ये जो बीटा चेन का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, और अल्फा चेन का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया का, वो सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 वाले जीन को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल जीन होगा और उसका एक होगा म्यूटेंट जीन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट याद रखेंगे, इसको याद रखना आपको, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, और ये किस टाइप की डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि ओनली एंड ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा, ये ओनली एंड ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से होता है ये सिकल सेल एनीमिया। इसमें ये दो टाइप के जीन है, हम लोग बात करें एचडीए, एचडीए में होगा म्यूटेशन। अब ये एचडीए में म्यूटेशन होगा तो सिंपल सी बात है, जीन फॉर्म होता है एचडीएच, ठीक है। ये उसका वाइल्ड फॉर्म है, ये इसका वाइल्ड फॉर्म है, और ये इसका म्यूटेंट फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ये वाइल्ड फॉर्म और म्यूटेंट फॉर्म क्या है। जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसे हम लोग वाइल्ड फॉर्म बोलते हैं, और जो ओरिजिनल फॉर्म में म्यूटेशन की वजह से जो जीन फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट या वाइल्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, सिंपल सी बात है, किस तरह से ये हुआ है म्यूटेशन, और किस टाइप के म्यूटेशन का एग्जांपल है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करें डीएनए की, तो नॉर्मली जो डीएनए है, डीएनए की जो 6th नंबर पोजीशन है या जो 6th कोड है, जो 6th नंबर कोड है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है सीटीसी। अब इसमें होगा पॉइंट म्यूटेशन। देखो ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन कैसा था, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन उस टाइप का म्यूटेशन होता है जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस प्रेजेंट हो, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सीटीसी है तो इसमें किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए की जो नॉर्मली 6 नंबर की जो पोजीशन थी वहां पे सीटीसी होना चाहिए था, अब सीटीसी की वजह से यहां पे हो गया पॉइंट म्यूटेशन। यहां पे हम लोग बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन में सीटीसी की जगह आ गया सीएसी, ठीक है। ये कंडीशन है डीएनए की। अब डीएनए के बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे आरएनए की। तो डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होगा तो आरएनए की जो 6 नंबर कोडॉन है वहां यहां पे सीटीसी की जगह आरएनए में क्या होगा, तो आरएनए किसको कोड करेगा, जी की, सी की जगह क्या आएगा जी, टी की जगह क्या आएगा ए, और जी की जगह क्या आएगा जी। इस तरह से ये आरएनए का ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए था। इस ओरिजिनल फॉर्म में म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से यहां पे क्या आएगा जी यू जी आएगा, ठीक है। ये जी यू जी आएगा। अब ये कंडीशन आती है आरएनए की, आरएनए से बनेगा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन फॉर्म होगा, ठीक। अपने को तो अल्फा और बीटा चेन की कौन सी प्रोटीन की फॉर्म है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म है। तो ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म किस तरह से फॉर्म हो रही है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आरएनए से जब हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, यहाँ पे जब ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है
नॉर्मली अमीनो एसिड को कोड करता है, ये जो GUG है, GUG कोडन है, ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है, वो है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में था ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में GAG है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता। अब ये म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक नाम क्या आता है, वेलिन आ जाता है। वेलिन किसको कोड करेगा, ये वाला जो GUG है ये किसको कोड करता है, वेलिन को कोड करता है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे, ये जो mRNA की 6 नंबर की पोजीशन पे नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक आना चाहिए था, ये ग्लूटामिक ना आने पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या आ रहा है, वेलिन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी वजह से पूरा का कौन-कौन से फेनोटाइपिक डिफरेंस देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चलूं तो यहाँ पे मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड था और ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्लूटामिक होता तब क्या होता है, वेलिन आया तब क्या हो रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करें। तो ग्लूटामिक होता तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये ग्लूटामिक होता, तो यहाँ पे क्या आता, नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड बनती, यहाँ पे वेलिन आता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी। अब एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी, सिंपल सी बात है, जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कैसा होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड से किस तरह का हीमोग्लोबिन बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीकल से आरबीसी बन रही है, सीकल से आरबीसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, अपने को रैपिड आरबीसी की डेथ देखने को मिलेगी, तो रिड्यूस आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मली जो आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है वो होता है लगभग 120 डेज के आसपास। अब ये सीकल से आरबीसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये लाइफ साइकिल कितना दिन का हो जाएगा, लगभग 80 डेज का लाइफ साइकिल होगा। 80 डेज का लाइफ साइकिल होगा तो आरबीसी की रैपिड डेथ देखने को मिलेगी। अब इस कंडीशन में 80 डेज की वजह से यहाँ पे रैपिड डेथ ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जब रैपिड डेथ देखने को मिलेगी तो उससे कैरेक्टर है जॉन्डिस लाइक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं पहला कैरेक्टर बोल सकता हूँ कि जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो होगा कौन सा, जॉन्डिस। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखिए, यदि आरबीसी की रैपिड डेथ हो रही है तो ब्लड में आरबीसी लॉस होता है, मैं बोल सकता हूँ ब्लड में आरबीसी का लॉस होता है, आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, एनीमिया। इसकी वजह से आरबीसी जब ब्लड में कम है तो क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखो पहला कैरेक्टर, देखो पहला कैरेक्टर तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ गया। सेकेंडरी कैरेक्टर में जॉन्डिस बोल सकता हूँ, थर्ड कैरेक्टर है वो एनीमिया बोल सकता हूँ। अभी और देखते हैं इसको, अभी मैं और आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करूँ कि और कौन कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सीक्वल से आरबीसी है ना, ये रिजिड हो जाती है। कैसे हो जाती है, रिजिड या हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब ये रिजिड और हार्ड आरबीसी क्या करती है, जो स्मॉल ब्लड कैपिलरी है ना, उस स्मॉल ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो ये क्या सिंपल सी बात है, नॉर्मल ब्लड कैपिलरी होती है, नॉर्मल जो आरबीसी होती है डिस्क वो होती है फ्लेक्सिबल, तो वो तो स्मॉल ब्लड कैपिलरी में मूव कर जाती है इजीली। ठीक है, बट ये जो रिजिड आरबीसी है ये स्मॉल ब्लड कैपिलरी में मूव नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। इसको ब्लॉक करेगी, स्मॉल ब्लड कैपिलरी को। स्मॉल ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक करके एक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपना हो गया। एक और कैरेक्टर आ गया कि आरबीसी की सीक्वल से देखते हैं, ये वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और कैरेक्टर है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि रिजिड और हार्ड आरबीसी, इसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ, इसी को आगे ले जा रहा हूँ। इस रिजिड और हार्ड आरबीसी की वजह से जैसे यहाँ पे ये रिजिड और हार्ड आरबीसी आ रही है, ये जो रिजिड और हार्ड आरबीसी है ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, इस
रिजिड और हार्ड आरबीसी की वजह से ये मलेरिया रेसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंट फॉर मलेरिया डिजीज। अब ये आप बोलोगे कि सर रेसिस्टेंट मलेरिया डिजीज से कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, आप लोग याद रखना जो अफ्रीकन पीपल होते हैं, अफ्रीकन पीपल में ये सबसे बेस्ट देखने को मिल रहा है एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा गया है, तो इसी के बारे में पूछा गया है, मलेरिया से रेसिस्टेंट आरबीसी, ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये मलेरिया रेसिस्टेंट कैसे होता है। तो आप लोग खुद देखिए, जो मलेरिया होता है, मैं आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ाऊंगा, ये जो मलेरिया होता है ये अपना जो मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ये जो प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है, सिंपल सी बात है, आपको देखना है जो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट कर पाता है, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन की आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये प्लाज्मोडियम इस रिजिड आरबीसी में इंटर नहीं कर पाएगा, तो आप लोग मेरे को बताओ क्या ये प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, ये आरबीसी इतने रिजिड और हार्ड है कि जो इजीली प्लाज्मोडियम है वो उस आरबीसी में इंटर नहीं करेगा, और आरबीसी में जब प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर रहा है तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जब उसका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा और मलेरिया डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो ये कितने सारे कैरेक्टर होते हैं, मैंने बोला प्लूटोमी का एग्जांपल है। अब प्लूटोमी में पहला कैरेक्टर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सेल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सेकंड कैरेक्टर जॉन्डिस हो गया, थर्ड कैरेक्टर मैंने एनीमिया बता दिया, फोर्थ कैरेक्टर ब्लड पुअर ब्लड सर्कुलेशन आ गया, फिफ्थ कैरेक्टर मलेरिया रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ एग्जांपल है जो प्लूटोमी का एग्जांपल है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी में ये किस तरह का मैंने पहले यहाँ पे लिखा है आपको, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ये किस कंडीशन में डिजीज होगी, किस कंडीशन में ये डिजीज नहीं होगी, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये अगर बात करें इसकी सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे क्या देखते हैं, बोले जैसे क्या करेगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल एलील एक म्यूटेंट एलील है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा एलील प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से किस टाइप की आरबीसी बनेगी, तो उसको हम लोग निकालते रहते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला एसबीए कंडीशन है, एक कंडीशन मैंने बोला एसबीएस और एक कंडीशन बोला एसबीएस, ठीक है। अब इस कंडीशन में एसबीएस की सिंपल सी बात है, वाइड एलील क्या करेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो इसमें क्या आएगा, नॉर्मल आरबीसी आएगी। इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में दोनों ही आरबीसी आएंगे। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। जब हम लोग कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोडोमिनेंस के एग्जांपल मैंने क्या बताया था, जैसे कोड कलरिंग कैटल से बताया होगा, ये आरबीसी का एग्जांपल मैंने दिया होगा, या फिर मैंने बोला होगा एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में भी एबी ब्लड ग्रुप की बात करें, एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए और बी दोनों ही एंटीजन यदि आरबीसी में प्रेजेंट है तो दोनों ही एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो फिनोटाइप आएगा एबी ब्लड ग्रुप। और इस कंडीशन में भी सेम एसिड को कोड करता है, वो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में था ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में GAG है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता, अब ये म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक नाम क्या आता है, वैलिन आ जाता है। वैलिन किसको कोड करेगा, ये वाला जो GUG है ये किसको कोड करता है, वैलिन को कोड करता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो हमारे 6 नंबर की पोजीशन पे नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक आना चाहिए था, ये ग्लूटामिक ना आने पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या आ रहा है, वैलिन आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी वजह से हुआ तो कौन कौन से फिनोटाइपिक डिफरेंस देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चलूं, तो यहाँ पे मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड था, और ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्लूटामिक होता तब क्या होता है, वैलिन आया तब क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग डिस्कस करें। तो ग्लूटामिक होता तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती, तो यहाँ पे हम लोग बात करें यदि ये ग्लूटामिक होता तो यहाँ पे क्या आता, नॉर्मल बीटा
पॉलीपेप्टाइड बनती, यहाँ पे वेलिन आता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी। अब एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी, सिंपल सी बात है, जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कैसा होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड बीटा पॉलीपेप्टाइड से किस टाइप का हीमोग्लोबिन बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है ये हम लोग बोल सकते हैं, ये कैरेक्टर आता है, ये हो गया अपना प्राइमरी कैरेक्टर। अब ये प्राइमरी कैरेक्टर कैसे होगा, पहला कंडीशन सिकल सेल एनीमिया में मैंने बोला प्योर मोर देन 1 इफेक्ट आना चाहिए था, तो मोर देन 1 इफेक्ट में पहला इफेक्ट आ गया आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह क्या आ गया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आया, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को आगे और डिस्कस करूंगा, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आएगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन में डेफिशिएंसी होगी। सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में तो जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन ले जानी चाहिए थी वो नहीं ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में जब ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, O2 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, या O2 टेंशन हो जाएगा, O2 टेंशन होगा, O2 बहुत कम अमाउंट में ब्लड कैरी कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब O2 की डेफिशिएंसी होगी, तो जो नॉर्मल आरबीसी, अच्छा नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो बात करें हम लोग नॉर्मल आरबीसी की, तो नॉर्मल आरबीसी है वो डिस्क शेप की होगी, ठीक है, डिस्क शेप की आरबीसी, बट ये जो एबनॉर्मल आरबीसी है ये किस शेप की आ जाएगी, सिकल शेप की आरबीसी हो जाएगी। अब ये जो सिकल शेप आरबीसी है, ये सिंपल सी बात है कि इस टाइप की कुछ आरबीसी आ जाएगी, ठीक है, ये आपको क्या करना है, इस तरह की सिकल शेप की आरबीसी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये अपना प्राइमरी कैरेक्टर था, ये सेकेंडरी कैरेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिली अपने को सिकल शेप की आरबीसी, ठीक है। अब ये जो सिकल शेप आरबीसी है, इस सिकल शेप आरबीसी की वजह से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये आरबीसी सिकल शेप हो गई, ये सिकल शेप आरबीसी में इसके 3 कैरेक्टर अलग अलग डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कैरेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इस सिकल शेप आरबीसी की वजह से क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, सिंपल सी बात है, आरबीसी सिकल शेप है, सिकल शेप आरबीसी क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सिकल शेप आरबीसी है, आरबीसी का एग्जांपल मैंने दिया होगा, या फिर मैंने बोला होगा एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस में एबी ब्लड ग्रुप की बात करें, एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए और बी दोनों ही एंटीजन यदि आरबीसी में प्रेजेंट है, तो दोनों ही एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो फिनोटाइप आएगा एबी ब्लड ग्रुप, और इस कंडीशन में भी सेम है, इस कंडीशन में भी दोनों ही टाइप की आरबीसी आएगी, बोथ आरबीसी कौन सी, दिस वन, सिंगल सेल आरबीसी दोनों ही आरबीसी देखने को मिलेगी, ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, कोडोवेलेंस का भी एग्जांपल है, और इस कंडीशन में कैसे आरबीसी आएगी, इस कंडीशन में सिकल सेल आरबीसी आएगी, और ये सिकल सेल आरबीसी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, ये आरबीसी सिकल सेल आरबीसी देखने को मिलेगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑनली हो जाएगा, इस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अब मैं एक आपको क्रॉस भी बता देता हूँ, इसका क्रॉस भी इसी बात करेंगे, तो इसके क्रॉस से कौन सी प्रोटीन आएगी, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एसबीएस का क्रॉस हम लोगों ने किया, एसबीएस से इससे 2 टाइप का बनेगा, इससे 2 टाइप का सॉरी गैमेट बनेगा, इससे पहला गैमेट बनेगा एसबीएस, इससे एसबीएस और एसबीएस के 4 टाइप के जो अलील बन रहे हैं, सॉरी गैमेट बन रहे हैं, इस गैमेट को हम बाद में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद देखते हैं इस टाइप की प्रोटीन आ रही है, इससे इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, एसबी आएगा, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो एसबीएस आ रहा है, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो एसबीएस और इसका इससे क्रॉस करेंगे तो एसबीएस देखने को मिलेगा, तो ये वाला कैसा है, नॉर्मल है, ये वाले दोनों कैसे हैं, बोथ टाइप का आरबीसी, और ये वाला कैसा है, सिंगल सेल एनीमिया, ये सिंगल सेल एनीमिया क्या करता है, एक शो करेगा, देखो जब
एब्सोल्यूट लिथेलिटी एक होती है, सब लिथेलिटी एक होता है, डिलेड लिथेलिटी। एब्सोल्यूट लिथेलिटी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ होना, और ये जो सब लिथेलिटी होती है ये वाली होती है जो मैच्योरेशन से पहले लगभग 18 ईयर से पहले को डेथ करेगा तो उसे सब लिथेलिटी, और डिलेड लिथेलिटी होती है मैच्योरेशन के बाद में। तो ये वाली कंडीशन में सब लिथेलिटी शो करेगा, ये जो कंडीशन है वो मैच्योरेशन से पहले क्या करता है, डेथ करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बेस्ट एग्जांपल था अपना सिकल सेल एनीमिया।